हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो मैं फिर से स्वागत करता हूं आपका एक नए वीडियो के साथ। आज हम लेके आए हैं बिजनेस का लास्ट चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। आज डे 2 है और ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन देखने में तो छोटा चैप्टर है, पर है बहुत इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर का वेटेज 6 मार्क्स के लगभग है बोर्ड एग्जाम में। इस पे केस स्टडी आती है और बहुत सारे सवाल भी पूछे जा सकते हैं। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, 3 नंबर में पूछा जा सकता है, इवन ये 6 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो आइए समझते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है। तो नाम तो आपने देख ही लिया होगा। ये कंज्यूमर्स को हमने एक छतरी में खड़ा कर रखा है ताकि उनकी प्रोटेक्शन की जा सके। तो जोक्स अपार्ट, चलिए चैप्टर को करते हैं शुरू। कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सबसे पहले तो सवाल यह उठता है कि आखिर कंज्यूमर के प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों है। आखिर कंज्यूमर को प्रोटेक्शन क्यों चाहिए भाई? उसको कोई मार रहा है क्या? कोई उसको परेशान कर रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, उसको परेशान कर रहे हैं। उसको मार नहीं रहे हैं पर परेशान कर रहे हैं। उसको खराब क्वालिटी का सामान दे रहे हैं, इसलिए उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो आइए जरा हम समझते हैं। अगर आप देखें तो इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी, जो बहुत फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है जैसे कि हमारी है, कंज्यूमर इज सेड टू बी किंग। लोग कहते हैं कि कंज्यूमर किंग है, कंज्यूमर के बिना कोई नहीं, मतलब कंज्यूमर ही राजा है। भाई ऐसा कैसा राजा है जिसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जिसको प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसको परेशान किया जा रहा है, जिसको खराब क्वालिटी का सामान दिया जा रहा है। वाह वाह वाह, कहने को राजा और राजा को ही लूट रहे हैं लोग। कौन? खराब बिजनेसमैन। सारे बिजनेसमैन नहीं, वो बिजनेसमैन जो सामान में मिलावट करते हैं, जो सामान खराब बेचते हैं ज्यादा पैसा बनाने के लिए, ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। ऐसे लोग कंज्यूमर को पागल बनाते हैं खराब सामान बेच के। तो आइए देखते हैं। समटाइम बिजनेसमैन इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेल एंड टू अर्न क्विक प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा सेल करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, ये बिजनेसमैन क्या करते हैं? बायर्स को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। ये डिसऑनेस्ट काम में लग जाते हैं, एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसीज बनाते हैं, इंगेज इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करते हैं, जिससे बायर बहुत परेशान होता है। डिसऑनेस्ट झूठ भी बोल देते हैं। तो बायर्स को इतना परेशान किया जाता है। बिल्कुल। डिफेक्टिव एंड अनसेफ प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट के अंदर मिलावट खोरी करते हैं, फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट देते हैं, होर्डिंग लगाते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। होर्डिंग करते हैं सामान की जमाखोरी, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, सरकार द्वारा निर्धारित किए गए प्राइसेस से ज्यादा रेट पे सामान को बेचते हैं। ये सब कहां होता है? ये सब मार्केट में होता है भाई साहब। पहले लोग कहते थे लेट द बायर बी अवेयर। लोग कहा करते थे कि लेट द बायर बी अवेयर, सामान तो हम बेच रहे हैं, बायर जाने, बायर को क्या खरीदना है, कैसे खरीदना है, बायर समझे, हमें कोई मतलब नहीं है। पहले ऐसा हुआ करता था, पर आज जमाना बदल रहा है। आज कहते हैं नाउ चेंज टू द सेवेड वेंटिडर, लेट द सेलर बी अवेयर। जो सामान बेचने वाला है वो अवेयर रहे कि वो क्या सामान बेच रहा है। ये बहुत जरूरी है। पहले जैसा नहीं चलेगा कि कुछ भी पकड़ा दिया, कुछ भी बेच दिया। तो भाई साहब, ये जो बायर्स के साथ धोखाधड़ी हो रही थी, बायर के साथ जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, बायर को जो प्रताड़ित किया जा रहा था, उसकी रक्षा करने के लिए क्या आया? एक कानून आया, एक एक्ट पास हुआ, एक नियम बना, जिससे कि बायर के अधिकारों की रक्षा हो सके। तो क्या बना? एक एक्ट बना जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। वैसे तो बच्चों ये एक्ट पुराना है, पर अभी 2019 में बना क्या? नहीं, अमेंड हुआ 2019 में, इसमें चेंजेस आए, तो इसका नाम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 हो गया है, 2019 हो गया है। ये क्यों बनाना पड़ा? भाई साहब बहुत जरूरत थी, बायर को परेशान किया जा रहा था, मैं अभी आपको बता रहा था। was formed in 2019 to protect and promote the consumer interest। कंज्यूमर की रक्षा के लिए बनाया गया, कंज्यूमर के अधिकारों के लिए बनाया गया, ताकि कंज्यूमर के साथ कोई धोखाधड़ी ना कर सके। थ्रू स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव रिड्रेसल ऑफ द ग्रीवेंसेस। कंज्यूमर के जो ग्रीवेंसेस हैं, कंज्यूमर की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने के लिए एक्ट बनाया गया ताकि उनको भी अधिकार मिल सके। द एक्ट हैज गारंटेड सर्टेन राइट टू कंज्यूमर्स।
इस एक्ट ने कंज्यूमर को कुछ राइट्स प्रोवाइड किए हैं, कुछ अधिकार दिए हैं टू प्रोटेक्ट दैट। द एक्ट सेफगार्ड देम। एक्ट, ये जो एक्ट है ना, ये कंज्यूमर्स को सेफगार्ड करता है, उनको बचाता है अनफेयर चीजों से, सुरक्षित करता है। द एक्ट प्रोवाइड 3 टायर रिड्रेसल मशीनरी। इस एक्ट के अंदर 3 सिस्टम है। एक रिड्रेसल एजेंसी है जो कंज्यूमर की प्रॉब्लम को दूर करती है, वो 3 टायर में है, 3 पार्ट में है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो भैया कंज्यूमर, आप भी तो सामान खरीदते हो, मार्केट में सामान लेते हो, अगर आपका एक्सप्लॉइटेशन हो, कोई आपको बेकार सामान दे दे, तो आप क्या कदम उठाओगे, कैसे आप अपने आप को बचाओगे? ये चैप्टर हमें यही तो सिखाता है कि क्या हमारे अधिकार हैं, क्या हमारे राइट्स हैं, क्या हम कर सकते हैं किसी सेलर के खिलाफ अगर वो हमें खराब सामान दे तो। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप जीवन में कितना सामान खरीदेंगे, उन सामान के साथ जो आप खरीदेंगे उसमें कितनी बार आपको शायद फ्रॉड का सामना करना पड़े, ऐसा हो ना, पर हो सकता है। तो उस समय आप क्या कदम उठाएंगे, वो ये चैप्टर आपको सिखाएगा। तो चलिए चैप्टर को आगे बढ़ के समझते हैं। अगर हम चैप्टर में आगे बढ़े तो बताया जा रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन हैज अ वाइड कंसेप्ट। हाँ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत वाइड कंसेप्ट है। इसके अंदर क्या क्या आता है? एजुकेटिंग कंज्यूमर अबाउट देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अभी हम पढ़ेंगे राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, जिसके थ्रू हम कंज्यूमर को एजुकेट करेंगे। गेटिंग देयर ग्रीवेंसेस रिड्रेस्ड, उनकी प्रॉब्लम्स को, कंप्लेन को सॉल्व करने, कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये भी हमें ये एक्ट सिखाएगा। इसमें बताया गया है प्रोवाइड जुडिशियल मशीनरी फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। हाँ, तो यहाँ पे हम कंज्यूमर के इंटरेस्ट की रक्षा के लिए, उनके हक की रक्षा के लिए एक एजेंसी का सिस्टम है, 3 एजेंसीज हैं उसमें, उसके तहत हम कैसे कंज्यूमर के अधिकार की रक्षा कर सकते हैं, ये भी जानेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप मेरे साथ देखिएगा, इसको समझिएगा। अगर हम आगे बढ़े तो यहां पे ना एक स्लाइड मिसिंग हो रही है, नहीं ठीक है। एडवांटेज ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। देखिए, अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को समझते हैं, तो उसके क्या फायदे आपको देखने को मिलेंगे, तो उसे समझते हैं। तो देखो, उसका फायदा कंज्यूमर को भी है और उसका फायदा बिजनेसमैन को भी है। तो दोनों को अपने अपने फायदे हैं। तो क्या फायदा है भाई? अगर कोई नियम कानून फॉलो करेगा तो दोनों को फायदे मिलेंगे। कंज्यूमर को क्या फायदे हैं जरा देखिएगा। देखो, एक तो कंज्यूमर इग्नोरेंस है, कंज्यूमर बेचारा नहीं जानता चीजों को। अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को समझेगा, समझेगा, तो उसको नई नई चीज जानने को मिलेगी, क्या उसके अधिकार हैं, क्या उसके राइट्स हैं, ये सीखने को मिलेगा। तो अभी हम आगे देखते हैं। कंज्यूमर आर अनऑर्गेनाइज। कंज्यूमर बहुत अनऑर्गेनाइज है, दूर दूर तक फैला हुआ है, वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर का क्या किया जाता है? एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है, कंज्यूमर को प्रताड़ित किया जाता है, कंज्यूमर को खराब सामान बेचा जाता है। तो ये सारी दिक्कतें जो है ना बच्चा, वो कंज्यूमर झेलता है बेचारा। कंज्यूमर इग्नोरेंट है, कंज्यूमर इग्नोरेंस, कंज्यूमर नहीं जानता है कि क्या उसके अधिकार हैं, क्या उसके राइट्स हैं। कंज्यूमर जनरली डज नॉट नो अबाउट देयर राइट्स एंड रिलीफ अवेलेबल, सो इट इज नेसेसरी टू अवेयर कंज्यूमर्स। तो ये बहुत जरूरी है कि एक्ट के माध्यम से, इस जो मैं आपको क्लास प्रोवाइड कर रहा हूं उसके माध्यम से हम कंज्यूमर को अवेयर करें, एजुकेट करें, ताकि वो एक सही डिसीजन ले सके। अगर उसके साथ कोई भी फ्रॉड होता है, कोई सामान उसको गलत बेचा जाता है, तो वो सही डिसीजन ले सके। तो ये सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर इंपॉर्टेंट है ही, और आपके एग्जाम में भी आएगा, इसके ऊपर केस स्टडी आएगी। कंज्यूमर्स आर अनऑर्गेनाइज। अगर मैं आपको बताऊं तो कंज्यूमर अनऑर्गेनाइज तो है। कंज्यूमर नीड टू बी ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जरूरत है, कंज्यूमर को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, उनके इंटरेस्ट की रक्षा करने की जरूरत है। इन इंडिया कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। भारत के अंदर ऐसी बहुत सारी संस्थाएं चल रही हैं, काम कर रही हैं, जो कंज्यूमर के हक की रक्षा करती हैं, कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। बिल्कुल। कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन भी हो रहा है क्या भैया? हाँ, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा था कंज्यूमर का, आज भी हो रहा है, पर पहले से कम। कंज्यूमर्स आर एक्सप्लॉइटेड बाय अनफेयर, फॉल्स, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स दिखाए जाते हैं उनको, होर्डिंग की जाती है, सामान को होर्ड करके रख लिया जाता है, महंगा करके बेचा जाता है, ब्लैक मार्केटिंग की जाती है। कंज्यूमर बहुत परेशान है, रेट बढ़ा बढ़ा के, सरकार द्वारा निर्धारित किए गए रेट से ज्यादा रेट पे सामान बेचा जाता है। कंज्यूमर अगेंस्ट सच मैल प्रैक्टिसेस, कंज्यूमर को बहुत प्रताड़ित किया जाता है। तो भैया कंज्यूमर के अधिकारों की
रक्षा की जरूरत है। कंज्यूमर नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सच मैल प्रैक्टिसेस। बिजनेसमैन को क्या फायदे हैं? देखो, अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक बिजनेसमैन फॉलो करता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो चीजें लिखी हुई हैं एक बिजनेसमैन फॉलो करता है, तो उसको भी फायदे हैं। तो ये सारे फायदे हम डिटेल में पढ़ते हैं अभी, तो मैं यहां नहीं बताता हूं आपको, स्लाइड में बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले सेल्फ इंटरेस्ट। ड्यू टू लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, आज के दौर में लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन का मतलब आप जानते हैं फ्रीडम, टैक्स नहीं लगाना, सरकार ने बहुत सारी फ्रीडम दे रखी है बिजनेस को, तो बाहर के लोग भी आके बिजनेस कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, पूरे देश के दूसरे देशों के भी लोग हमारे देश में आके बिजनेस कर रहे हैं। फर्म हैव टू compete विद मल्टीनेशनल्स, बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं जो बिजनेस कर रही हैं, उनके साथ compete करने की जरूरत है बिजनेस को। अगर हमारे बिजनेस राइट क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं देंगे, राइट क्वांटिटी नहीं देंगे, सही प्राइस पे नहीं बेचेंगे सामान, तो ये मल्टीनेशनल कंपनियों के सामने हमारे बिजनेस टिक नहीं पाएंगे। दे कैन बीट, अगर ये राइट क्वालिटी में देंगे तो दे कैन बीट मल्टीनेशनल्स, बाहर की जो कंपनियां हैं उनको बीट कर सकते हैं। सेटिस्फाइड कस्टमर आपके बिजनेस में दोबारा आएगा, वो रिपीट सेल करेगा, मतलब रिपीट परचेस करेगा, आपके बिजनेस के लिए रिपीट सेल लेके आएगा। मोरल जस्टिफिकेशन, मोरल ड्यूटी ऑफ बिजनेस टू अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, भाई बहुत जरूरी है ना। डिफेक्टिव और अनसेफ प्रोडक्ट मत बेचो, कितने सारे लोग मर जाते हैं, कितने सारे लोगों के हाथ में चीजें फट जाती हैं, कितने सारे लोग बहुत दिक्कत में रहते हैं। भाई ये कंपनियां जो है प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ भी कर देती हैं, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको बंद करने की क्या है जरूरत है। ऐसा सामान मत बेचिए जिससे कि कंज्यूमर को नुकसान हो। अडल्ट्रेशन, मिलावटखोरी, अरे बहुत ज्यादा है भैया। मैं तो एक दिन देख रहा था फ्लिपकार्ट पे, एक ने किसी ने फ्लिपकार्ट सॉरी किसी साइट का नाम नहीं लूंगा मैं, किसी वेबसाइट से कोई थी वेबसाइट, आई डोंट नो कौन सी वेबसाइट थी, पर क्या कहते हैं उसमें से किसी ने व्यक्ति ने न्यूज में आया कि मिर्ची पाउडर मंगाया, तो मिर्ची पाउडर में रेत की बारूद को, मतलब रेत कह रहा हूं, ईट को पीस करके दे दिया था लाल लाल। अब बताओ आप, इस तरीके से चीजें हो रही हैं। एक दो केस सुनने में आए कि किसी ने मोबाइल मंगाया, तो मोबाइल मतलब कि मोबाइल की जगह पे पत्थर रख के आया है भाई मोबाइल के डब्बे में। अब बताओ, ऐसी चीजें होती हैं। इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। तो भैया आपको प्रोटेक्शन की क्या है जरूरत है। फॉल्स मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट हो रहा है, ये फलाना कंपनी कहती है 5 दिन में 4 दिन में गोरा निखार, ये कर लो वो हो जाएगा, ये कर लो ये हो जाएगा। बेचारा हमारा कंज्यूमर आस लगा के रखता है कि क्या ऐसा हो सकता है, अरे लेके देख लेता हूं, एक बार लेके देख लेता हूं, क्या पता शायद ऐसा हो जाए, क्या पता मैं पतला हो जाऊं, क्या पता मैं मोटा हो जाऊं, क्या पता मैं गोरा हो जाऊं। तो एक्चुअली में क्या है ना, ये फॉल्स मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट देते हैं, और जिसके कारण कंज्यूमर्स को बहुत परेशानी होती है, वो उस झांसे में फंस जाते हैं, और फिर प्रॉब्लम्स, पैसा बर्बाद, समय बर्बाद, कई लोग तो अपनी हेल्थ बर्बाद कर लेते हैं। होर्डिंग करना, ये जमाखोरी करते हैं बिजनेस। ये देखेंगे अरे किसान के पास अनाज है, किसान से सस्ते रेट पे खरीद लो, और किसान के पास जब खत्म हो जाएगा तो ये जितने भी व्यापारी होते हैं वो इसको इकट्ठा करते हैं, और फिर महंगे रेट पे सामान को क्या करते हैं, बेचते हैं। ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, काला बाजारी। काला बाजारी का मतलब आप समझते हैं, काला बाजारी मतलब सरकार ने जो रेट निर्धारित किया है उससे ज्यादा रेट पे सामान को क्या करना, बेचना। तो ये सब चीजें अच्छी बात नहीं है भैया। अगर ऐसा होगा तो गवर्नमेंट बार बार क्या करेगी, इंटरवेन करेगी। बिजनेस इन्वॉल्विंग एनी एक्सप्लॉइटिव ट्रेड प्रैक्टिसेस वुड इनवाइट गवर्नमेंट इंटरवेंशन। सरकार आएगी, कहेगी बिजनेस बंद करो, ताला लगाओ, तुम गलत काम कर रहे हो, क्यों मिलावटखोरी कर रहे हो, क्यों कंज्यूमर को परेशान कर रहे हो। अगर इससे बचना चाहते हैं आप तो ये सब चीजें मत करिए। बिजनेसमैन अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दिए गए कानून को, नियमों को फॉलो करेंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा कि सरकार उनके काम में टांग अड़ाए और उनको परेशान करे। डैमेज द इमेज ऑफ कंपनी, एक बार अगर आपके ऊपर कार्रवाई हो गई तो आपके बिजनेस की इमेज को डैमेज कर दिया जाएगा, मतलब आपकी इमेज डैमेज हो जाएगी मार्केट में, और फिर दिक्कत हो जाएगी सामान बेचने में। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन से बचे भाई। मैगी, नेस्ले, आप तो जानते ही हैं एक बार मैगी को पूरे मार्केट में बाहर आउट करवा दिया गया था, है ना। उसी प्रकार से देखिए, अगर आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को फॉलो करते हैं तो ये बिजनेस के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए बहुत अच्छा है। सेटिस्फाइड कस्टमर ब्रिंग्स रिपीट सेल, है ना। प्रोवाइड फीडबैक, इंक्रीज द कस्टमर बेस ऑफ बिजनेस एंड लेड टू हायर प्रॉफिट, और इससे प्रॉफिट बढ़ता है, कस्टमर बेस बढ़ता है, तो आपके बिजनेस को फायदा भी होगा। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अगर फॉलो करते हैं तो बिजनेस को बहुत सारे फायदे होते हैं।
बिजनेस ग्रो भी करता है। इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, गिव मोर इंपॉर्टेंस टू सोशल जस्टिस। भारत में भैया ऐसा है कि ऐसा आप कोई सामान मत बेचो जिससे सोसाइटी को नुकसान हो। अगर आप सोसाइटी की सुनोगे तो सोसाइटी आपकी सुनेगी। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर इज अगेंस्ट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लेड डाउन इन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कानून में भी लिखा है, संविधान में भी लिखा है कि किसी भी कंज्यूमर को परेशान नहीं करना है, किसी भी कंज्यूमर के अधिकारों का हनन नहीं करना है। ये सारी चीजें हमें ये एक्ट सिखाता है। कंज्यूमर के क्या राइट्स हैं, वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चा। कंज्यूमर के राइट्स बार बार केस स्टडी के रूप में पूछे जाते हैं। कंज्यूमर के राइट है राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू सेफ्टी, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ये कंज्यूमर के राइट्स हैं। अब ये जो राइट्स हैं इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कंज्यूमर के राइट्स क्या होते हैं। राइट्स मतलब अधिकार। कंज्यूमर इन अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता है। आपसे ये अधिकार कोई छीन नहीं सकता। कोई बिजनेसमैन अगर आपसे अधिकार छीने तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। आपके अधिकार आपको हमारे संविधान ने दिए हैं, तो ये कंज्यूमर के अधिकार हैं। तो क्या अधिकार है भाई? पहला है राइट टू चूज। कोई आपसे ये जबरदस्ती नहीं कहता, अरे कह नहीं सकता कि तुम यही सामान लो। आपके पास राइट है कि आप जो चाहो वो चूज कर सकते हो। बहुत सारे सामान अवेलेबल हैं, उसमें से जो आपको सही लगे आप चूज कर लो। तो राइट टू चूज, फ्रीडम टू चूज फ्रॉम वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट एट कॉम्पिटिटिव प्राइजेस। कॉम्पिटिटिव प्राइजेस पे आप वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट में से सामान चूज कर सकते हो। मार्केटर को भी बहुत सारी वेराइटी ऑफर करनी चाहिए, अलग अलग क्वालिटी को लेके, ब्रांड को लेके, प्राइसेस को लेके, साइज को लेके, और कस्टमर को अलाउ करना चाहिए कि वो चूज कर ले, अपने हिसाब से सामान को चूज करे। तो ये पूरी पावर कस्टमर के पास होनी चाहिए। राइट टू बी हर्ड, भाई दूसरा राइट है कि कंज्यूमर की बात को सुनना पड़ेगा। आपने सामान बेचा, आप सामान बेच के कट नहीं सकते कि नहीं मैं तो नहीं सुन रहा। कंज्यूमर परेशान है, वो आपके पास कंप्लेन लेके आया कि साहब मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है सामान में। आप कह रहे हो मैं तुम्हें जानता नहीं, तुम कौन, है ना। ऐसे कल के दिन आप मुकरने लग गए, सब कोई बिजनेसमैन मुकरने लग गया, कोई सुन ही नहीं रहा बिजनेसमैन। ऐसा नहीं कर सकते आप। कंज्यूमर के पास राइट है, राइट टू बी हर्ड। उसकी बात को सुनना पड़ेगा, उसकी बात को कोर्ट में भी सुना जाएगा। ये उसका अधिकार है और उसका अधिकार कहता है कि उसकी बात को सुना जाए, तो कोई उसको टाल नहीं सकता। राइट टू फाइल कंप्लेन एंड टू बी हर्ड इन द केस ऑफ डिससैटिस्फैक्शन। अगर कंज्यूमर को डिससैटिस्फैक्शन हो रहा है तो कंप्लेन फाइल करेगा। कंप्लेन फाइल करेगा कोर्ट में कि मुझे डिससैटिस्फैक्शन है, मेरे को सामान गलत दिया गया, मेरे को सर्विस गलत दी गई, मेरे इससे परेशान हूं, मैं कोर्ट में केस करूंगा। तो कोई जज साहब, कोई वकील साहब मना नहीं कर सकता, आप केस कर सकते हैं, ये आपके पास अधिकार है। मेनी बिजनेस फर्म हैव टू सेट अप देयर ओन कंज्यूमर सर्विस एंड ग्रीवेंसेस। कंपनियां जानती हैं ये राइट है कंज्यूमर के पास, इसलिए उन्होंने अपने सर्विस सेंटर बना रखे हैं, अपने कस्टमर केयर नंबर दे रखे हैं कि भैया कोई प्रॉब्लम हो तो पहले हमको ही बता दो, हम ना सॉल्व करें तो जाना कोर्ट। तो भैया सबसे पहले यही करना चाहिए। आपको किसी कंपनी से कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, तो पहले आप उनके कस्टमर केयर नंबर पर फोन लगाओ, भैया ऐसा ऐसा है, मेरे को आपने सामान दिया था, ये दिक्कत हो रही है। अगर वो आपकी बात को नहीं सुनते हैं और परेशान करते हैं, तब आप जाओ कंज्यूमर फोरम या जाओ कंप्लेन करने के लिए। समझे बात को आप? तो कंपनी सॉल्व कर दे तो क्यों दिक्कत लेना भाई, कौन झमेले में पड़ना चाहता है आज के समय में, समय किसके पास है। आगे चलते हैं। राइट टू बी हर्ड के बाद है राइट टू सीक रिड्रेसल। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है प्रोडक्ट को लेकर के, कोई भी कमी आती है, आपको समझ में आती है कि नहीं यार ये फलाना कमी थी, ये प्रोडक्ट में दिक्कत थी, तो आप एक रिड्रेसल ले सकते हैं, कंपनसेशन ले सकते हैं, या आपको एक समाधान दिया जाएगा। द कंज्यूमर हैज द राइट टू गो टू कोर्ट में चले जाइए इफ ही हैज बीन एक्सप्लॉइटेड अगेंस्ट अनफेयर और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड रिसीव कंपनसेशन। और कंपनसेशन लीजिए, अगर आपको मिलना होगा तो कोर्ट में जज साहब आपको कंपनसेशन दिलवाएंगे, आपको पैसा मिलेगा, यह आपका अधिकार है। मैंने तो कई सारे केसेस देखे हैं बच्चों जिसमें सामान होता है 5,000, 6,000, 10,000 का, कंपनसेशन बनता है 60 लाख का। क्योंकि जब जज साहब कंपनसेशन सुनाते हैं ना, तो वो ये नहीं देखते कि सामान कितने का है, वो ये भी देखते हैं कि आदमी कितना मेंटली परेशान हुआ उससे, आदमी कितने दिन उसने जॉब छोड़ी और कोर्ट के चक्कर लगाए, कितने दिन वो परेशान रहा, कितने दिन उसकी फैमिली ने वो ट्रॉमा झेला, कितने दिन उसके माइंड में टेंशन रही। ये सब बातें भी देखी जाती हैं और ये भी देखा जाता है कि कंपनी कितने समय से ये काम कर रही है, कंपनी ने कितने लोगों को चूना लगाया है ऐसा कर करके।
उसके बाद एक लमसम कंपनसेशन डिसाइड होता है, ताकि कंपनी ये बात याद रखे कि आगे दोबारा ऐसा नहीं करना है। अब देखो थोड़ा बहुत छोड़, अगर कोर्ट जजमेंट दे देगी कि थोड़ा सा पैसा दे दो, 5-6 हजार का सामान था, 5-6 हजार रुपए दे दो, तो भाई वो सेलर फिर करेगा। इसलिए 60 लाख का लगाओ एक ही बार कंपनसेशन, ताकि दोबारा ना करें। तो भैया बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें काफी ज्यादा कस्टमर को पैसा मिल जाता है केस लगाने पे, कि भाई हमारा केस है और आप जेन्युइन होना चाहिए, आपकी कंप्लेंट सही होनी चाहिए। मगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 प्रोवाइड रिलीफ लाइक रिप्लेसमेंट और रिमूवल ऑफ डिफेक्ट। आपके प्रोडक्ट में अगर डिफेक्ट है तो वो रिमूव हो जाएगा। कंपनसेशन पेड फॉर एनी लॉस सफर्ड, और आपको कोई लॉस हुआ है तो उसके बदले में आपको पैसा मिलेगा, है ना। तो ये अच्छी बात है, हमारा एक्ट हमें ये राइट प्रोवाइड करता है। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। अच्छा बच्चों, आपने देखा होगा कि हर प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है कि यार ये प्रोडक्ट कब बना, उसका क्या प्राइस है, वो कितने कौन सा बैच नंबर है, क्या उसकी एक्सपायरी डेट है, उसको कैसे यूज करना है, उसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स हैं। ये सारी बातें एक प्रोडक्ट के पैकेट पे लिखी होती है। आप जानते हो ये क्यों लिखी होती है? क्योंकि ये आपका अधिकार है भाई साहब, कंपनी आपसे छुपा नहीं सकती, उसको प्रोडक्ट पे लिखना ही पड़ेगा। ये लेबलिंग करना कंपनी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपका अधिकार है राइट टू बी इन्फॉर्म। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या सामान खा रहे हो, कब की एक्सपायरी है, क्या एमआरपी है, उसके अंदर क्या कंटेंट है, वो नॉन वेज है या वेज है। आपने देखा होगा ग्रीन कलर का साइन बना रहता है वेज का, रेड कलर का साइन बना रहता है नॉन वेज का, तो वो बना होना चाहिए, क्योंकि ये आपका अधिकार है, आपको जानकारी होनी चाहिए हर एक चीज की। तो इंडिया में तो लेबल प्रोवाइड किया ही जाता है, आपको पता है ये सामान के ऊपर लिखा रहता है। राइट टू सेफ्टी, भैया कंज्यूमर के पास एक और राइट है, राइट टू सेफ्टी। भैया आप कोई भी ऐसा सामान नहीं बेच सकते जो कंज्यूमर की जान को, उसके सामान को, उसके घर में जो प्रोडक्ट रखे हैं उनको नुकसान पहुंचाए। ऐसा कोई प्रोडक्ट बेचना अलाउड नहीं है। ये अधिकार है सेफ्टी का कंज्यूमर के पास कि कंज्यूमर को ऐसे गुड से प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो। जितने भी सेलर ये डेंजरस प्रोडक्ट बेचते हैं, जितने भी बिजनेसमैन ये डेंजरस सामान बेचते हैं, ये सामान नहीं बेचे जा सकते भाई साहब, सुधर जाइए। राइट टू प्रोटेक्टेड अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज विच आर डेंजरस टू लाइफ एंड हेल्थ। किसी भी बेटा कुछ पैसों के चक्कर में किसी भी की लाइफ से, किसी की हेल्थ से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए बिजनेसमैन को। ऐसे बिजनेसमैन अगर आपको मिलते हैं तो बच्चों इनके खिलाफ कंप्लेन करिए, इनको रोकिए, वरना आप अगर कंप्लेन नहीं करेंगे तो ये कई लोगों के साथ ऐसा करेंगे। एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट शुड हैव सेफ्टी नॉर्म्स लाइक ISI मार्क होना चाहिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स पे। आपने देखा होगा ISI मार्क बना रहता है, लिखा रहता है ना। तो ऐसे कई सारे मार्क्स होते हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे। तो वो मार्क्स लगे होने चाहिए प्रोडक्ट पे, वो इस बात की गारंटी होते हैं कि हाँ ये सामान टेस्टेड है, इंस्पेक्शन हो चुका है इसका, इसमें कोई खराबी नहीं है और रेडी टू यूज है ना, सेफ है इसको यूज करना। तो वही बात है। उसके बाद है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। देखिए राइट टू इंफॉर्मेशन और राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन में बच्चा कंफ्यूज होता है। राइट टू एजुकेशन अलग है, राइट टू इंफॉर्मेशन अलग है। राइट टू इंफॉर्मेशन में प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी जाती है कि प्रोडक्ट के अंदर क्या है, प्रोडक्ट कब बना, प्रोडक्ट कब एक्सपायरी होगी, ये सब बताया जाता है प्रोडक्ट के बारे में राइट टू इंफॉर्मेशन में। पर अगर मैं बात करूं राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन की, तो राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन में कंज्यूमर को उसके अधिकार पढ़ाए जाते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई जाती हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बताया जाता है। तो मैं जो अभी आपको बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, ये राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन है। आपके अधिकार बताना, आपके राइट्स बताना। आई होप आपको क्लियर होगा। कंज्यूमर अगर एक प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है तो राइट टू इंफॉर्मेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मेरे पास बॉटल है, अब इस बॉटल पे क्या लिखा है, बिसलेरी ट्रस्टेड सिंस 1969, है ना, पैक्ड ड्रिंक इट, उस पर लिखा हुआ है क्या क्या इसके अंदर मिनरल्स हैं, सॉल्ट है, कैल्शियम है, पोटेशियम है। ओहो अच्छा, एड्रेस डला हुआ है, कहाँ का बना हुआ है ये लिखा हुआ है, कंज्यूमर कॉर्पोरेट केयर एग्जीक्यूटिव का नंबर भी डला हुआ है, वाह वाह वाह, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का नंबर डला हुआ है, बैच नंबर लिखा हुआ है, 6 मंथ तक आप इसको यूज कर सकते हैं ऐसा लिखा हुआ है, FSI मार्क लगा हुआ है, LIC नंबर लिखा हुआ है,
और बहुत सारी जानकारी इसके अंदर लिखी हुई है। ये जो मैंने पढ़ा इसे कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन। ये राइट टू इंफॉर्मेशन है। और जो मैं आपको अभी एक्ट के बारे में बता रहा हूं, जो मैं आपको एक्ट के बारे में समझा रहा हूं, राइट्स बता रहा हूं, ये है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो आई होप कि आपको अब इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। टू गेट नॉलेज एंड स्किल, टू बी इन्फॉर्म कंज्यूमर, लिटरेट, नो देयर राइट एंड टेक एक्शन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर टेकिंग एन एक्टिव पार्ट इन एजुकेटिंग कस्टमर्स। तो कस्टमर को, कंज्यूमर्स को एजुकेट करने के लिए काम कर रही है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर। देखिए, आपको पता है जब आपको अधिकार मिलता है तो आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी बनती हैं। तो आपको राइट्स तो दिए हैं हमारे कानून ने, पर आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं कि क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आपको निभाना चाहिए, तभी आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभाएंगे तो आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला है अवेयरनेस। अवेयर अबाउट द वेरियस गुड्स एंड सर्विस अवेलेबल इन द मार्केट टू मेक एन इंटेलिजेंट एंड वाइज डिसीजन। एक कंज्यूमर को हमेशा अवेयर रहना चाहिए कि मार्केट में क्या क्या सामान मिल रहा है, मार्केट में कौन कौन सा प्रोडक्ट अवेलेबल है, उसको हमेशा अवेयर रहना चाहिए। जागो ग्राहक जागो, टीवी पे ऐड भी आता है बच्चों, आपने सुना होगा, जागो ग्राहक जागो, ताकि ग्राहक को बताया जा सके कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो आपको ये देखना चाहिए कि क्या बताया जा रहा है, आपको अवेयरनेस रखनी चाहिए। पागल मत बनिए, आंख कान खोल के रखिए। कंज्यूमर को हमेशा अवेयर होना चाहिए। ये बताता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अवेयर रहें। फॉलो इंस्ट्रक्शन। आपने देखा होगा प्रोडक्ट के ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं। अब भाई वो जो कंपनी ने इंस्ट्रक्शन लिखे हैं आपको उसे फॉलो करना चाहिए। नहीं फॉलो करोगे और आपने अगर इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम नहीं किया और प्रोडक्ट में कुछ फॉल्ट आ गया या दिक्कत हो गई तो कंपनी कल से बोलेगी कि हमने आपको बताया था कि ऐसा ऐसा करना, आपने ऐसा ऐसा नहीं किया, इसलिए ऐसा ऐसा हो गया। अब इसमें हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है। तो हमेशा ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि प्रोडक्ट के ऊपर अगर कोई इंस्ट्रक्शन लिखा है तो उसको फॉलो करना है। Read levels carefully so as to have a information, manufacturing, expiry date, net weight, price पता चले, risk associated with product। कई सारे प्रोडक्ट पे लिखा रहता है कि इसको इनहेल नहीं करना है, इसको क्या कहते हैं सनलाइट में नहीं रखना है, इसको ज्यादा कोल्ड स्टोर में नहीं रखना है, ज्यादा ठंडी जगह पे नहीं रखना है। तो सारे जो लेवल्स या जो भी चीजें लिखी रहती हैं इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना हमारी जिम्मेदारी है। और कई कंपनियां तो प्रोडक्ट बेचते समय बताती भी हैं। कैश मेमो, भाई साहब ये बहुत जरूरी है। थोड़े बहुत लालच के चक्कर में बिल लेने से मना ना करें। देखिए मैं एक केस बताता हूं आपको, क्या हुआ एक बार, ये केस स्टडी के रूप में भी आ सकता है कि एक व्यक्ति था, वो गया एक दुकान पे, उसने बोला कि भाई साहब मुझे ये टीवी दे दो। तो फलाना दुकान वाले ने कहा कि ठीक है भाई साहब आप टीवी ले जाओ। तो ये टीवी कितने रुपए का है, तो उसने कहा टीवी, पूछा कस्टमर ने, तो दुकान वाले ने कहा टीवी 10,000 रुपए का है। तो उसने कहा कि यार भाई साहब 10,000 तो बड़ा महंगा है, आप एक काम करो ये सामान मेरे को कम रेट पे दे दो थोड़ा। तो सेलर ने कहा कि साहब ये तो फिक्स रेट है, हम इससे कम नहीं कर सकते, पर अगर आप बिल ना लो तो मैं आपको ये सामान 8,500 रुपए में दे दूंगा, या जो भी अमाउंट उसने कहा 8,200 रुपए में दे दूंगा। तो ऐसा उसने कहा कि मैं कम कर दूंगा 1,000-1,500 रुपए अगर आप बिल नहीं लोगे तो। अब कस्टमर ने कहा अरे यार बिल नहीं लूंगा तो इतना फायदा मिल रहा है, बिल का करना ही क्या है, वो तो कागज का टुकड़ा है, कोई मतलब का थोड़ी है, ले लेता हूं बिना बिल के। अब बिना बिल के सामान ले लिया उसने, घर लेके आया, सब लोग 10-10 हजार में टीवी ला रहे थे, वो 8,500 रुपए में ले आया, बड़ा खुश। भैया 1 महीने तक चला, उसके बाद टीवी में आ गई प्रॉब्लम आई तो भागा भागा सेलर के पास गया। सेलर से कहता भैया आपने कैसा टीवी दिया, इसमें तो चल ही नहीं रहा है, इसमें दिक्कत आ रही है, आवाज नहीं आ रही। तो सेलर ने कहा आप कौन, बिल है आपके पास? बोलता अरे भाई साहब आपसे ही तो मैंने सामान लिया, आपको पता नहीं है क्या, आपने तो मना किया था बिल मत लो। तो मैं आपको नहीं जानता। सेलर ये कह रहा है आपके पास अगर प्रूफ है कि आपने मुझसे लिया है तो आपके पास बिल होना चाहिए। उस तो बड़ा गुस्सा में हुआ कि अरे यार ये क्या बात हुई, ये तो मेरे को पहचानने से ही मना कर रहा है। वो गया कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन करने, कोर्ट में कंप्लेन करने, कहीं भी चले जाए, वो कहीं भी गया तो मान लो अगर वो कहीं भी कंप्लेन करेगा तो सबसे पहले मांगते हैं बिल। जहां भी गया वहां से वापस भेज दिया गया, क्योंकि उसने क्या नहीं लिया, बिल नहीं लिया। तो
बच्चों बिल लेना बहुत जरूरी है, कैश मेमो लेना बहुत जरूरी है अगर आपने कोई भी सामान खरीदा है तो, वरना आप ना गारंटी क्लेम कर पाओगे, ना वारंटी क्लेम कर पाओगे, ना सर्विस ले पाओगे, और कल के दिन डिफेक्ट हुआ तो सामने वाला मुकर जाएगा, ना आप कहीं पे कंप्लेन कर पाओगे। बिल बहुत मैंडेटरी होता है, बिल लेना अनिवार्य होता है। समझ गए आप बात को? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। आस्क फॉर अ कैश मेमो ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर प्रूफ ऑफ परचेज मेड। ये इस बात का प्रूफ होता है कि हाँ आपने सामान खरीदा है। फाइलिंग कंप्लेंट, हमेशा बच्चों कंप्लेन करिए। कई लोग सोचते हैं यार छोटा सा अमाउंट है इसके लिए क्या कंप्लेन करना, पर आप ये सोचिए कि उसने आपको छोटे से अमाउंट की चपेट आपको लगाई है, ऐसे वो कितने सारे लोगों को चपेट लगाता होगा छोटे से अमाउंट की, और कितना सारा पैसा बना लेता होगा। तो छोटे से छोटे अमाउंट से भी बहुत बड़ा पैसा बनाते हैं ये कंपनी वाले, इसलिए इनके खिलाफ कंप्लेन करना है अगर आपको लगता है कुछ भी गलत है तो। फाइल अ कंप्लेन इन एप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम इन केस ऑफ शॉर्टकमिंग इन द क्वालिटी ऑफ गुड परचेज और सर्विस। टेक एक्शन इवन व्हेन द अमाउंट इन्वॉल्व्ड इज स्मॉल। छोटा अमाउंट हो तो भी कंप्लेन करें और इनके खिलाफ एक्शन लें। अगर आपको क्वालिटी में खराबी लगती है, गुड्स खराब लगते हैं, तो एक्शन लेना ही चाहिए। इन्वायरमेंट फ्रेंडली, भाई साहब इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी सामान खाएं उसको डस्टबिन में डालें। रिस्पेक्ट द इन्वायरमेंट, अवॉइड वेस्ट, लिटरिंग कहीं भी थ्रो करना अवॉइड करें, एंड परचेज इको फ्रेंडली प्रोडक्ट खरीदने की कोशिश करें। ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और हमें ये निभाना भी चाहिए बच्चों। कंज्यूमर फॉर्म कंज्यूमर अवेयरनेस ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाइए जो कंज्यूमर के हक के लिए रक्षा करे। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चलानी चाहिए जिससे कि कंज्यूमर के अधिकारों की रक्षा हो। कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम हो तो वो अपनी कंप्लेन को बता सके, है ना। तो ये विच कैन बी रिप्रेजेंटेड टू द कंज्यूमर्स ऑफ देयर वेलफेयर। तो ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो कंज्यूमर के अधिकारों के लिए लड़ती हैं या आपके बिहाफ पे कोर्ट में केस फाइल कर सकती हैं, आपको सलाह देती हैं, आपकी मदद करती हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए। अब बच्चा, हु इज कंज्यूमर, आखिर कंज्यूमर होता कौन है? अ पर्सन हु बाय एनी गुड फॉर अ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब किसी चीज के बदले में, से पैसे के बदले में। एक पर्सन जो गुड्स खरीदता है कुछ पैसे दे करके, विच हैज बीन पेड और प्रॉमिस्ड, या फिर उसने पैसा अभी दिया है या देने वाला है, या प्रॉमिस किया है कि दूंगा मतलब उधारी। पार्टली पेड, थोड़ा बहुत पैसा दिया है, थोड़ा बाद में देगा, एंड पार्टली प्रॉमिस। और अंडर स्कीम ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ये डेफर्ड पेमेंट के रूप में उसने सामान लिया है, इंस्टॉलमेंट पे सामान लिया है, उधारी पे सामान लिया है। कोई भी व्यक्ति जिसने सामान खरीदा है, पैसा अभी नगद दिया है तो भी ठीक है, नहीं दिया है तो भी ठीक है, उधारी पे लिया है तो भी ठीक है। उधारी पे लिया है तो ठीक है, मैंने ये बोला उधारी, ठीक है ना। फ्री में चोरी करके सामान उठा के ले आए तो कंज्यूमर नहीं है ना, कंज्यूमर नहीं होता वो। पार्टली पेड है, बाद में देगा पैसा, वो भी चलेगा। हाँ मतलब ये हुआ हो कि मैं पैसा दूंगा, आज नहीं तो कल दूंगा भाई, दूंगा, मगर, है ना। इट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु ऑब्टेन गुड्स फॉर रीसेल। देखो रिटेलर अलग होते हैं, वो गुड्स खरीदते हैं किसी और को बेचने के लिए। कमर्शियल पर्पस के लिए जिनने गुड्स लिया है वो यहां नहीं आते। इट इंक्लूड एनी यूजर ऑफ सच गुड और बेनिफिशियरी और सर्विस इन इफ सच यूज इज मेड विद द अप्रूवल ऑफ बायर। एक और बात, अगर मैंने सामान खरीदा मान लीजिए और मैं उसका यूज नहीं कर पा रहा था, मेरे से पूछ करके मेरे एक मित्र ने उस सामान को यूज किया और मेरी हामी दी थी मैंने कि हाँ भाई तू ले जा, यूज करना, और यूज करते टाइम उसको कोई प्रॉब्लम हो गई तो इस केस में वो भी कंज्यूमर माना जाएगा। हाँ अगर वो मुझसे बिना पूछे, मेरी बिना परमिशन के सामान ले जाता तो वो कंज्यूमर नहीं माना जाता। तो अगर बायर की कंसेंट है कि हाँ भाई मैंने अलाउ किया है, तो वो व्यक्ति भी कंज्यूमर है जिसने सामान को मेरे कंसेंट से लिया है। तो ये बात याद रखिएगा, ये केस स्टडी में पूछा जा सकता है। हु कैन फाइल अ कंप्लेन, कौन कंप्लेन कर सकता है? एनी कंज्यूमर कंप्लेन कर सकता है। अ रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन भी कंप्लेन कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी कंप्लेन कर सकती है। वन और मोर कंज्यूमर भी कंप्लेन कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ नंबर ऑफ कंज्यूमर्स के बिहाफ पे। अ लीगल हायर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज कंज्यूमर, जो कंज्यूमर मर जाता है, अब वो तो कंप्लेन करने आएगा नहीं बेचारा, तो उसके घर वाले जो होते हैं वो उसके बिहाफ पे कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये सभी लोग कंप्लेन कर सकते हैं, हमारा कानून इसकी इजाजत देता है। अब भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए, अगर आपको कोई दिक्कत हो जाए तो आप कहां जाओगे?
कहां कंप्लेन करोगे? सर आपने ये तो बता दिया हमारे क्या राइट्स हैं, सर आपने ये तो बता दिया हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये तो बताओ कि कंप्लेन करने जाएं तो जाएं कहां? तो मैंने आपको बताया था एक मशीनरी है, 3 टायर मशीनरी, उसके तहत ही हम कंप्लेन करते हैं। तो रिड्रेसल एजेंसी जो है वो बनाई गई है जिसके तहत हम कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। इसमें 3 चरण में कंप्लेन की जाती है अलग अलग अमाउंट के हिसाब से। तो ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा। एक होता है डिस्ट्रिक्ट फोरम, इसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम। व्हेन द कंपनसेशन क्लेम अप टू 1 करोड़ रुपीज, अगर आपको कोई भी कंप्लेन करनी है जिसमें आपके सामान का नुकसान 1 करोड़ से कम का हुआ है, अप टू 1 करोड़ तक का नुकसान है आपका, तो आप अपनी कंप्लेन को डायरेक्टली ले जा सकते हो डिस्ट्रिक्ट फोरम में। डिस्ट्रिक्ट फोरम एक जगह है जहां पे कस्टमर की कंप्लेन को सुना जाता है। अगर 1 करोड़ तक का नुकसान है तो आप वहां चले जाओ। डिस्ट्रिक्ट फोरम के बाद में दूसरी जगह जहां आप जा सकते हो उसको बोलते हैं स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन में चले जाओ। स्टेट कमीशन में आपको कब जाने का मौका मिलेगा? जब आपको जो नुकसान हुआ है वो 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ के बीच में है, तो आप जा सकते हो। या आपका प्रॉब्लम यहां डिस्ट्रिक्ट फोरम में सॉल्व नहीं हुआ तो स्टेट कमीशन में जा सकते हो। तो 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की लिमिट किसके लिए है? स्टेट कमीशन के लिए। ये लिमिट्स चेंज हुई है बेटा, पुरानी किताब में अलग थी, अब बदल गई है, नया नियम आ गया है ना। उसके बाद तीसरी जगह है जहां आप जा सकते हो उसको हम बोलते हैं नेशनल कमीशन। व्हेन कंपनसेशन क्लेम एक्सीड 10 करोड़ एंड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ स्टेट कमीशन। तो शायद आपको दिख रहा हो, थोड़ा ब्लैक हो गया, यहां पे स्क्रीन पे लिखा हुआ 10 करोड़ तक का अगर आपका कंप्लेन, 10 करोड़ से ज्यादा का कंप्लेन है, 10 करोड़ से ज्यादा का कंप्लेन है तो आपको नेशनल कमीशन जाना है। या अगर आपका प्रॉब्लम स्टेट कमीशन में सॉल्व नहीं हुआ तो वाली कंप्लेन आप नेशनल कमीशन में ला सकते हो। आइए जरा हम इसे और डिटेल में समझते हैं। देखिए, एक है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, प्रेजेंट इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट, है ना, हर राज्य के डिस्ट्रिक्ट में ये होती है। इट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, इसमें एक प्रेसिडेंट होता है जो आपको जजमेंट देता है या जो आपके फैसले सुनाता है, वो रिटायर्ड या वर्किंग जज होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। इट कंसिस्ट 2 अदर मेंबर भी होते हैं, इसमें 2 लोग और होते हैं जो यहाँ पे काम करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करती है। तो ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन में इतने लोग आपको मिलेंगे, और भी लोग मिलेंगे कर्मचारी। 2 मिनिमम मेंबर तो होने ही चाहिए और एक प्रेसिडेंट होना ही चाहिए। अगर आपकी कोई कंप्लेन यहां पे ले जाते हो आप, जैसे कि मान लो आपकी कंप्लेन 1 करोड़ रुपए से कम की है, तो आप यहीं जाओगे डिस्ट्रिक्ट फोरम में। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में अगर आप जाते हो, द कंप्लेन फाइल फॉर द कंप्लेन फाइल इफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन फील्स अ रिक्वायरमेंट इट सेंड द गुड टू द लेबोरेटरी। अगर आपका सामान ऐसा है जिसमें लेबोरेटरी की जांच की जरूरत है, कोई खाने पीने का सामान है, तो उसको लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजा भी जाता है। एंड गिव इट्स डिसीजन बेस्ड ऑन द लेबोरेटरी रिपोर्ट, और फिर लेबोरेटरी की रिपोर्ट आती है, उसके हिसाब से डिसीजन दिया जाता है। जब आप अपनी कंप्लेन लेके पहुंचते हो तो एक जिसके खिलाफ आप कंप्लेन कर रहे हो उसके पास नोटिस भी जाता है कि उसको आना है, उसको बुलाया जाता है कमीशन में, और उससे पूछा जाता है कि भाई तुमने ऐसा सामान क्यों दिया, अपना पक्ष रखो, है ना। फिर जज साहब दोनों पक्षों को सुनते हैं, प्रॉब्लम को देखते हैं, लेबोरेटरी की रिपोर्ट को देखते हैं और उसके बाद अपना जजमेंट देते हैं। अब भैया क्या, इफ द एग्रीड पार्टी इज नॉट हैप्पी विद द जजमेंट, मान लीजिए जिस पार्टी को के लिए जजमेंट आया, जो पार्टी हार गई, वो उस जजमेंट से खुश नहीं है डिस्ट्रिक्ट कमीशन के, देन दे कैन अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ फॉर दिस एजेंसी इन द स्टेट कमीशन विद इन 45 डेज। 45 दिन के अंदर वो इसके खिलाफ स्टेट कमीशन में अपील कर सकते हैं। अगर जज साहब ने आपके ऊपर कोई पेनल्टी लगाई है किसी अमाउंट की, जैसे 50,000 की पेनल्टी लगी है, 1 लाख की पेनल्टी लगी है, तो स्टेट कमीशन में कंप्लेन करने से पहले आपको 50% उसका पैसा, जो भी आपके ऊपर फाइन लगा है उसका 50% जमा भी करना पड़ेगा। अगर फाइन नहीं लगा है तो आप 45 दिन के अंदर अपनी जो कंप्लेन है वो स्टेट कमीशन के अंदर फॉरवर्ड कर सकते हैं। 45 डेज याद रखिएगा। अब बात करते हैं स्टेट कमीशन की। यह हर स्टेट में होती है। इसमें एक प्रेसिडेंट होता है जो रिटायर्ड या वर्किंग जज हो सकता है हाई कोर्ट का। अब देखिए जज का लेवल बढ़ गया है, अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट का जज बैठेगा, अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ये प्रोसीजर सेम है। अगर उनको लगता है फॉर कंप्लेंट फाइल, इफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट नहीं यहाँ स्टेट कमीशन होगा, फील्स अ रिक्वायरमेंट, इट सेंड द गुड टू द लेबोरेटरी फॉर टेस्टिंग एंड गिव इट डिसीजन बेस्ड ऑन द लेबोरेटरी रिपोर्ट। लेबोरेटरी रिपोर्ट के हिसाब से सामान, जो भी डिसीजन रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से सामान को
सामान पे जो भी रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से निर्णय दिया जाएगा, देखा जाएगा उस रिपोर्ट को। अगर यहां भी पार्टी जो एग्रीड पार्टी है जिसको प्रॉब्लम हुई है, जिसके खिलाफ फैसला आया है, अगर वो उसको खुश नहीं है तो इस फैसले को वो चुनौती दे सकती है अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ एजेंसी इन द नेशनल कमीशन में। इसके बाद वाली जो कमीशन है उसमें चुनौती दे सकती है। पर अब यहां पे दिन होंगे 30 दिन। 30 दिन के अंदर आपको ये करना होगा और अगर कोई फाइन लगा है तो उसका 50% आपको जमा करना पड़ेगा। 30 दिन के अंदर आप कंप्लेन नेशनल कमीशन में ले जाओ। अब आ गए आप नेशनल कमीशन में, ये उससे भी बड़ी कमीशन है। नेशनल कमीशन में प्रेजेंट इन कंट्री हमारे देश में होती है। इट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ रिटायर्ड और वर्किंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसमें जज भी हाई लेवल का बैठता है भाई, इसमें जज जो बैठते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं। इट कंसिस्ट 4 मेंबर होते हैं, 1 शुड बी वुमेन। इसमें 4 मेंबर्स होते हैं जिसमें 1 वुमेन होना जरूरी है। मेरे ख्याल से स्टेट कमीशन में भी 1 वुमेन होना जरूरी है ना? तो मैंने बताया नहीं तो बता देता हूं, 4 मेंबर और 1 वुमेन। नेशनल कमीशन में भी 4 मेंबर और 1 वुमेन उसमें होनी चाहिए, जैसे वुमेन से रिलेटेड अगर कोई प्रोडक्ट आते हैं तो वुमेन उसको हैंडल कर सके। और इसको अपॉइंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। नीचे की प्रोसेस सेम है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार भैया क्या कहते हैं ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन हो गया, यहाँ पे नेशनल कमीशन होगा, है ना, तो अगर क्या कहते हैं लगता है आपको कि नहीं यार प्रोडक्ट जो है वो खराब ऐसा है जिसकी टेस्टिंग की जरूरत है, तो उसको टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा। खाने पीने का जनरली सामान टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। इफ एग्रीड पार्टी इज नॉट हैप्पी, यहां भी अगर आप खुश नहीं हुए भैया, कितनी जगह खुश नहीं होंगे, अगर आप यहां भी खुश नहीं हुए तो नेशनल कमीशन के ऊपर आप जा सकते हो। क्या? हाँ, जा सकते हो। आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, मुख्य न्यायालय हमारे देश का, वहां चले जाओ 30 डेज के अंदर। और अगर कोई फाइन लगा है तो 50% जमा करने के बाद, सेम है वो। अब आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में भी आप केस हार गए, तो अब कहां जाएं? अब सीधा घर जाओ, क्योंकि और कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। जब आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में नहीं जीते, स्टेट कमीशन में नहीं जीते, नेशनल कमीशन में नहीं जीते, सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जीते, तो भैया मान लो गलती अपनी ही है। फिर कहां जाना है अपन को? घर जाना है। और उसके अलावा हमारे देश में कोई एजेंसी नहीं है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो आपका फैसला सुना सके। आपस में समझ लो तो बहुत अच्छा है। अब बहुत देर हो चुकी होगी, आपस में समझने वाली बात तो रही नहीं होगी, वैसे इतना चक्कर लगवा दिया है तो। अच्छा, कई बच्चे ये पूछ सकते हैं कि सर हमारा जो केस है वो 1 करोड़ से कम का है, तो क्या हम डायरेक्ट नेशनल कमीशन में आ सकते हैं? नहीं, नहीं आ सकते। आपका 1 करोड़ से कम का केस है, आप वहां जाओ डिस्ट्रिक्ट में। अगर 1 करोड़ से ऊपर का केस है तो आप जा सकते हो स्टेट में। सबका पैसा डिसाइडेड है। हाँ, अगर वहां पे आप हार जाते हो और आपको लगता है आपके खिलाफ जजमेंट आया है जो सही नहीं है, तो आप उसके ऊपर वाली स्टेप पे आ सकते हो, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। रिलीफ क्या क्या अवेलेबल है भैया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में? अगर आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी होती है तो रिमूवल ऑफ डिफेक्ट इन द गुड और डेफिशिएंसी इन सर्विस। अगर प्रोडक्ट में कोई भी डिफेक्ट होगा तो उसको दूर करवा के दिया जाएगा। डिफेक्टिव प्रोडक्ट को रिप्लेस करवा के दिया जाएगा। ये भी आपके पास पावर है कि आप डिफेक्टिव प्रोडक्ट को रिप्लेस करवा सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे साथ तो कुछ ज्यादा ही गलत हो गया है, तो आप रिफंड भी ले सकते हो। आपके पास रिफंड की भी पावर है। और क्या हो सकता है? पे रीजनेबल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन फॉर एनी लॉस सफर्ड ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ सेलर। सेलर के नेग्लिजेंस के कारण अगर आपको कोई भी लॉस हुआ है तो उसका पैसा भी आप ले सकते हो। स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग रिस्की गुड्स, और हमारी कोर्ट जो है वो फैसला दे सकती है कि ऐसे रिस्की गुड बनाना बंद कर दीजिए, सेलर को बंद करना पड़ेगा। इशू रेमेडियल एडवर्टीजमेंट टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। अगर कोई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट हुआ था तो आपको उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक और एडवर्टीजमेंट निकालने का ऑर्डर सरकार द्वारा आ सकता है। जैसे आपने कहा टीवी पे आकर के 5 दिन में गोरा निखार पाए, अब 5 दिन में गोरा निखार तो नहीं आया, तो जज साहब ने कहा ये तो गलत है यार, तुम क्यों ये फॉल्स एडवर्टीजमेंट करते हो, कितने लोगों को पागल बनाया होगा। अब एक काम करो, एक और एडवर्टीजमेंट निकालो और कहो कि 5 दिन में गोरा निखार नहीं, आपकी स्किन ग्लो करती है हमारी क्रीम से, ऐसा बताओ, है ना। तो ऐसा निर्णय भी आ सकता है, तो आपको वो भी फॉलो करना पड़ेगा, मतलब सेलर को जिसने सामान बेचा है, जिसने गलत एडवर्टीजमेंट किया है, टू पे एनी अमाउंट नॉट लेस देन 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव गुड और डेफिशिएंट सर्विस प्रोवाइडेड टू बी क्रेडिटेड टू कंज्यूमर वेलफेयर फंड।
कंज्यूमर वेलफेयर फंड क्या है बच्चों? ये जो कंज्यूमर की भलाई के लिए जो काम होता है, जो ब्रोशर छपते हैं, जो periodicals इश्यू होते हैं, जो ये प्रोग्राम चलाए जाते हैं, इन सब के लिए पैसा लगता है। तो जो भी व्यक्ति केस हारता है, जिसने गलत काम किया होता है, जिसने फ्रॉड सामान बेचा होता है, उसको जितना भी पेनल्टी लगती है उसका 5% तक कम से कम इसमें जमा करवाना पड़ सकता है कंज्यूमर वेलफेयर फंड में, ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ फंड रहे तो हम इनके खिलाफ और भी एक्शन ले सकें। तो ऐसा भी निर्णय आ सकता है। उसके बाद रोल ऑफ एनजीओ इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन। एनजीओ बेटा बहुत सारे हैं जो कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए काम करती हैं, तो ये एनजीओ क्या करती हैं वो भी देख लेते हैं। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ। पब्लिशिंग क्या पब्लिश करती हैं? टाइम टू टाइम ये पब्लिश करती हैं पीरियोडिकल्स, पब्लिकेशन, ताकि लोगों को नॉलेज मिल सके, है ना, कंज्यूमर की प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं, लीगल रिपोर्टिंग, रिलीफ अवेलेबल, ताकि लोग जागरूक हो सकें। तो ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, एनजीओस करते हैं। तो पब्लिशिंग करती हैं मैटर्स को अलग अलग, ताकि कंज्यूमर्स को पढ़ सके और जागरूक बन सके। एजुकेट करती हैं तो जनरल पब्लिक अबाउट द कंज्यूमर राइट्स। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कंज्यूमर राइट्स, वैसे ये भी आपको नुक्कड़ नाटक की मदद से, सेमिनार्स की मदद से, इवेंट की मदद से ये आपको एजुकेट करती हैं कि आपकी क्या राइट्स हैं। ट्रेनिंग देती हैं, सेमिनार वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवाती हैं कि कैसे प्रोडक्ट को डील करना है। रिप्रेजेंटिंग द कंज्यूमर्स बाय फाइलिंग कंप्लेन। मान लीजिए क्योंकि कंज्यूमर इतना पढ़ा लिखा नहीं है, बेचारा समझदार नहीं है, इलिटरेट है या अपाहिज है, हैंडीकैप्ड है, ऐसा व्यक्ति खुद कंप्लेन करने नहीं जा सकता, उसके पास ज्ञान नहीं है, तो ये एनजीओ, ये ऑर्गेनाइजेशंस उनके बिहाफ पे कंप्लेन भी फाइल करती हैं। मतलब ये कंज्यूमर की भलाई के लिए काम करती हैं। कैरिंग आवर comparative testing of consumer products in accredited laboratories to test relative quality of competing brands and publishing the test result for the benefit of consumer। ये लोग लगातार सामान की टेस्टिंग भी करते रहते हैं, प्रोडक्ट की जांच भी करते रहते हैं, ताकि कोई गलत सामान तो मार्केट में नहीं बेचा जा रहा है। कोई भी सामान उठाएंगे, किसी भी सामान का सैंपल लेंगे किसी भी कंपनी का, उसको लेबोरेटरी में ले जाके जांचेंगे कि यार ये सामान खाने पीने का है, इसमें कहीं मिलावट तो नहीं है, कोई चीज तो नहीं है। आपको याद होगा मैगी, नेस्ले मैगी एक बार पता है आपको रोड पे फेंक दी गई थी, समझ गए आप बात को, क्योंकि उसके अंदर कुछ मिला था, कोई चीज थी जिसका नाम एल से आता है। तो एक्चुअली में वो क्या थी, ये मैंने आपको होमवर्क दिया कि आप उसे सर्च करिएगा। मैगी का क्या केस था, क्या प्रॉब्लम हो गई थी जिसके कारण मैगी को आउट ऑफ द मार्केट होना पड़ा, फिर वापस से रीलॉन्च होके आना पड़ा। हाँ, वो भी कंज्यूमर कोर्ट का ही मामला था, ध्यान से देखिएगा उसको भी। तो ये टेस्ट रिजल्ट देती रहती हैं कि भैया ये प्रोडक्ट यूज करो, ये अच्छा है, ये खराब है, ऐसा बताती रहती हैं कंज्यूमर को। इनकरेज करती हैं कंज्यूमर को टू स्ट्रांगली प्रोटेस्ट एंड टेक एक्शन अगेंस्ट अनस्क्रपस, एक्सप्लॉइटिव, अनफेयर प्रैक्टिसेस। ये बताती हैं भैया आवाज उठाओ, हल्ला बोल, हल्ला बोल, कोई प्रोडक्ट बेकार बेच रहा है तो उसके खिलाफ केस करो, फाइल करो, लड़ाई लड़ो, युद्ध लड़ो, ऐसा बताते हैं। भाई ये तो युद्ध इन द सेंस की उसके खिलाफ कंप्लेन फाइल करें आखिरी दम तक, है ना। लोग क्या ना बहुत थक जाते हैं, हार जाते हैं कि यार यार नहीं मिलेगा न्याय, नहीं होगा कुछ, ऐसा सिस्टम ही नहीं है, हमारा तो जुडिशियल सिस्टम ही खराब है, हमें तो नहीं मिलेगा न्याय। तो ये लोग हिम्मत बांधते हैं कि नहीं भैया न्याय बस थोड़ा ही दूर है। तो कंज्यूमर जो है वो कोशिश करता रहता है बेचारा। लीगल असिस्टेंस भी देते हैं। कई बार क्या लीगल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कई सारे केसेस में। अब कंज्यूमर इतना पढ़ा लिखा नहीं है, इतना जानता नहीं है, पढ़ा लिखा भी होगा तो लीगल पॉइंट्स नहीं जानता होगा, तो लीगल एस्पेक्ट जो होते हैं वो भी ये प्रोवाइड करवाते हैं, प्रोवाइडिंग लीगल एडवाइस भी देते हैं। तो अच्छी बात है भाई। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था बच्चों की, आइए आखिरी स्लाइड में हम कुछ मार्क्स के बारे में पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि मार्क्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं एफपीओ मार्क, ये फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर पे लगता है, जो फ्रूट्स के प्रोडक्ट के ऑर्डर होते हैं उन पे लगता है, जो फ्रूट्स से होते हैं उन पे। ये आप देख रहे हो इसको हॉलमार्क कहा जाता है, ज्वेलरी पे लगता है, ऐसा ट्रायंगल टाइप का बना होता है। ये ज्वेलरी के पीछे आपको मिल जाएगा कि ज्वेलरी अच्छी क्वालिटी की है। ये आईएसआई मार्क है जो ऐसा दिखता है, ये इलेक्ट्रिकल गुड्स पे लगता है। ये मार्क्स आपको देख के ही सामान लेना है, ये इस मार्क्स उस बात की गारंटी होते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है। ये आपको एग मार्क है, ये आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर दिख जाएगा, खाद की बोरियों पे दिख जाएगा। ये इको फ्रेंडली मार्क है, मटका, मटके की परछाई भी है उसके साथ। ये इको फ्रेंडली मार्क है कि जो आपने प्रोडक्ट लिया है वो इको फ्रेंडली है। ये वूल मार्क है, ये ऊनी कपड़े जो होते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, उन पे आपको देखने को
मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे मार्क होते हैं जिनसे हम पहचान कर सकते हैं कि सामान की क्वालिटी कैसी है। इनके बारे में डायग्राम बना के फोटो आ सकती है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, बताइए कौन सा मार्क है या किस काम के लिए मार्क है। तो यहां होता है हमारा चैप्टर खत्म, जिसका नाम था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। और अगर आपको इस चैप्टर के अंदर कोई डाउट है, कोई बात समझ में नहीं आई है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अगर आपको कुछ अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो मैं मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में ज्ञानिध्य चैनल पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।